उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जहां गंगा की सहायक नदियां खेतों को सींचती हैं, वहां बिंदगी थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव बसा है, राम सिलावन। यह गांव उन हजारों गांवों में से एक है जहां जीवन की रफ्तार धीमी है, लेकिन मेहनत की धड़कन तेज। सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गों की बांग सुनाई देती है और किसान अपने बैलों को जोत कर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। हरे भरे खेत, आम के बाग और मिट्टी के घर, यही है राम सिलावन की पहचान। यहाँ के लोग सादगी से जीते हैं, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं और त्योहारों पर पूरा गांव एक परिवार की तरह जुटता है। लेकिन इसी शांत गांव में एक ऐसी कहानी छिपी थी जो प्यार, विश्वासघात और हत्या की काली स्याही से लिखी गई। राम सिलावन गांव के एक कोने में रहता था राम कृपाल विश्वकर्मा। उम्र करीब 50 साल, लेकिन शरीर अभी भी लोहे सा मजबूत। उसकी त्वचा सूरज की धूप में झुलसी हुई, हाथों में खेती की मेहनत की लकीरें। राम कृपाल सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, बीज बोता, पानी देता, फसल काटता। उसकी कमाई से परिवार चलता था। परिवार बड़ा था, पत्नी रामकली, 4 बेटियां सरिता, मीना, रानी और पूजा, और इकलौता बेटा ओमकार। रामकली घर संभालती, चूल्हा जलाती, बच्चों को खिलाती पिलाती। वह एक सच्ची गृहिणी थी जो कभी शिकायत नहीं करती। बेटियां छोटी छोटी थीं, स्कूल जाती, घर में खेलती। ओमकार सबसे छोटा था, अभी 10 साल का, लेकिन परिवार की उम्मीदों का केंद्र। रामकृपाल अक्सर सोचता, बेटा बड़ा होकर खेती संभालेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा। समय बीतता गया, बेटियां बड़ी हुई। रामकृपाल ने एक एक करके उनकी शादी की। पहली बेटी सरिता की शादी पास के गांव में हुई। बारात आई, ढोल बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई। रामकृपाल ने कर्ज लेकर दहेज दिया, लेकिन दिल से खुश था। इसी तरह मीना, रानी और पूजा की शादियां हुई। हर शादी में गांव के लोग जुटे, गाने गाए गए, नाच हुआ। लेकिन इन शादियों ने घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर दिया। रामकृपाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। अब सारी उम्मीदें ओमकार पर थीं। ओमकार अब जवान हो चुका था, लंबा चौड़ा कद, काले बाल और आंखों में एक अलग सी चमक। उसने गांव के स्कूल से काम चलाऊ पढ़ाई की, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे बाहर की दुनिया आकर्षित करती। रामकृपाल ने उसे खेती में लगाना चाहा। बेटा आजा खेत में, बैल जोत, फसल उगा, यही हमारा काम है। लेकिन ओमकार का मन नहीं लगता। वह सोचता, खेती में क्या रखा, सारा दिन मिट्टी में, बारिश में भीगना, धूप में जलना, मैं कुछ अलग करूंगा। ओमकार गांव की सड़कों पर घूमता, दोस्तों से बातें करता। गांव में ही रहता था विमल कांत त्रिवेदी, जिसे सब रिंकू पंडित कहते थे। रिंकू की उम्र ओमकार से थोड़ी ज्यादा, शायद 25-26 साल। वह शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप, 2 बेटे और 1 बेटी, पेशे से ट्रक ड्राइवर। रिंकू का जीवन बड़ा रोमांचक लगता था ओमकार को। वह ट्रक चलाता, दूर दूर के शहर जाता, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली तक। शाम को चौपाल में बैठकर अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता। अरे दिल्ली की सड़कें देखी, इतनी चमकदार कारें दौड़ती हैं, और होटलों में क्या खाना मिलता है। ओमकार सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए दोस्ती हो गई। वे साथ सिगरेट पीते, चाय की दुकान पर बैठते, हंसी मजाक करते। ओमकार सोचता, रिंकू जैसा जीवन चाहिए मुझे, आजादी, कमाई, घूमना फिरना। एक शाम चौपाल पर बैठे दोनों दोस्त, ओमकार ने मन की बात कही। रिंकू भाई, मैं भी ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। खेती में मन नहीं लगता, रोज एक जैसा काम, थकान। ट्रक चलाऊंगा, दुनिया देखूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। रिंकू हंसा, उसकी आंखों में चालाकी की चमक। अरे यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने मालिक से कहकर तुझे क्लीनर रखवा देता हूँ। ट्रक पर काम कर, सीख ले, जल्दी ड्राइवर बन जाएगा। ओमकार खुश हो गया। अगले दिन रिंकू ने ट्रक मालिक से बात की, मालिक राजी हो गया। ओमकार को क्लीनर की नौकरी मिल गई। शुरुआत कठिन थी। ओमकार ट्रक साफ करता, टायर चेक करता, सामान लोड अनलोड करता, रिंकू के साथ यात्राओं पर जाता। पहली यात्रा कानपुर की थी। सड़क पर ट्रक दौड़ता, हवा के झोंके चेहरे पर लगते। ओमकार उत्साहित था। भाई यह जीवन है,
कुछ महीनों में उसने ट्रक की मशीनरी समझ ली। इंजन कैसे शुरू होता है, ब्रेक कैसे काम करते हैं, गियर कैसे बदलते हैं, सब सीखा। रिंकू ने ड्राइविंग सिखानी शुरू की। खाली सड़कों पर प्रैक्टिस, देख क्लच दबा, गियर डाल, धीरे एक्सीलेटर दबा। ओमकार गलतियां करता लेकिन सीखता जाता। 2 साल लगे लेकिन वह कुशल ड्राइवर बन गया। रिंकू ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। अब तू आजाद है ओम, खुद ट्रक चला, कमाई कर, मौज कर। ओमकार ने कोशिश की, रिंकू ने मदद की और जल्द ही उसे अपना ट्रक मिल गया। अब वह माल ढोता, अनाज सामान दूर दूर तक। कमाई अच्छी होने लगी, घर में खुशियां लौट आई। राम कृपाल और रामकली ने सोचा अब ओमकार की शादी कर दें। वे रिश्ते ढूंढने लगे। फतेहपुर जिला के मालवा कस्बे में शारदा नाम की लड़की पसंद आई। शारदा 20 साल की, गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल, मुस्कान ऐसा कि दिल जीत ले। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, होठ गुलाबी। वह घरेलू लड़की थी, पढ़ी लिखी थोड़ी कम लेकिन संस्कारी। उसके परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार थे। पहली लगन में विवाह तय हो गया। शादी का दिन आया, बारात निकली, घोड़ी पर ओमकार सजा धजा। गांव में जश्न, शारदा दुल्हन बनी। लाल जोड़े में विवाह संपन्न हुआ। शारदा घर आई। शुरुआती दिन मीठे थे। ओमकार ट्रक चलाता लेकिन अब लंबी दूरी छोड़ लोकल काम करने लगा। शाम को घर लौटता, शारदा के साथ समय बिताता। वे बातें करते, हंसते। शारदा खाना बनाती, ओमकार की पसंद का। रातें प्यार भरी। ओमकार शारदा को बाहों में भरता, चुंबन करता, देह की गर्मी साझा करता। शारदा शर्माती लेकिन खुश होती। यह उनका हनीमून पीरियड था। शादी को साल भर हुआ। शारदा गर्भवती हुई। ओमकार खुश लेकिन चिंतित, बच्चा आएगा, खर्चे बढ़ेंगे। शारदा ने बेटी को जन्म दिया, पायल। छोटी सी गुड़िया, गोरी नन्ही आंखें। ओमकार पिता बनकर बदल गया। वह सोचता बेटी की पढ़ाई, शादी सब मुझे देखना है, बचत करनी होगी। लोकल काम से बचत कम होती। वह फिर लंबी दूरी के ट्रक चलाने लगा। कभी 2 दिन में लौटता, कभी 4। शारदा को अकेलापन खलने लगा। पहले ओमकार हर रात घर होता, दोनों साथ सोते, बातें करते, प्यार करते। शारदा को आदत पड़ गई थी। अब रातें अकेली, वह बेचैन हो जाती, करवटें बदलती। पायल लोती, शारदा संभालती लेकिन मन उदास। पायल 1 साल की ही हुई थी कि शारदा फिर गर्भवती। दूसरी बेटी पारुल। अब 2 बेटियां। ओमकार की जिम्मेदारियां बढ़ी। वह और ज्यादा बाहर रहने लगा, कमाने का फेर। शारदा तड़पती, ओम घर ज्यादा आया करो, अकेली रातें काटना मुश्किल है। ओमकार कहता, शारदा बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूं, थोड़ा सब्र कर। रिंकू अभी भी दोस्त था। घर आता जाता, शारदा से बातें करता। शारदा सुंदर थी, भरा बदन, मस्तानी चाल, नसीली आंखें, रसीले होठ। रिंकू से देखकर रीझता। वह सोचता ओम बाहर रहता है, शारदा अकेली, मौका मिले तो। लेकिन पहले मौका नहीं मिला। अब शारदा की बेचैनी देखी। एक दिन बातों में ट्रक की बात की। शारदा, ओम ट्रक कैसे खड़ा करता है? शारदा बोली, जैसे सब करते हैं। रिंकू ने विस्तार से बताया, डीजल बंद, रेस देकर कार्बोरेटर खाली करना। फिर बोला, दाम्पत्य जीवन भी ऐसा, रात में सब खाली करके सोना चाहिए ताकि सुबह ताजगी हो। शारदा समझ गई लेकिन लज्जा से चुप रही। रिंकू को लगा शारदा प्यासी है। अगले दिन दोपहर में बच्चियां सो रही, सास ससुर खेत में, ओमकार बाहर। रिंकू आया। शारदा ने दरवाजा खोला, अंदर गई। रिंकू ने दरवाजा बंद किया, शारदा को बाहों में भरा और चुंबनों की बौछार कर दी। शारदा कसमसाई, छोड़ो यह क्या, लेकिन विरोध कमजोर। रिंकू ने अनदेखा किया। वे करीब आए, प्यार के पल साझा किए। शारदा को वह सुख मिला जो ओमकार से अब तक नहीं मिला। वे दीवाने हो गए, छिप छिप कर मिलते। रिंकू की बातें शारदा को गर्माहट देती। बातें करती, हंसाती। शारदा खुश लेकिन अपराध बोध भी। 1.5 महीने बाद ओमकार घर लौटा। ट्रक खराब, दोनों को साथ पकड़ा। रिंकू भागा, शारदा पीटी गई। ओमकार गुस्से में बोला, तूने धोखा दिया। शारदा के मन में नफरत आ गई। उसने सोचा, ओम मुझे सुख नहीं देता, अब उसे मार दूं। रिंकू से मिली, साजिश रची। रिंकू ने विजयपाल को शामिल किया। 1 लाख रुपए का सौदा किया। शारदा ने 10,000 दिए। रिंकू ने ओमकार से माफी मांगी। दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। 20 नवंबर 2019
शराब पार्टी के बहाने रिंकू और विजयपाल ओमकार को ले गए, नशा कराया और गला काटा। 21 नवंबर 2019 की सुबह राम सिलावन गांव में सन्नाटा पसरा था। खूंटा गांव के पास एक खेत में ओमकार की लाश मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले एकत्र हुए। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। लाश को देखकर राम कृपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। रामकली घर में बेटियों पायल और पारुल को सीने से लगाए रो रही थी। मेरा बेटा, कौन इतना बेरहम हो सकता है? उसकी आवाज में दर्द था जो हर किसी का दिल चीर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर नंदलाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खेत में खून से सनी मिट्टी, पास में एक चापड़ पड़ा था जिसके निशान ओमकार के गले पर साफ दिख रहे थे। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, खून के धब्बे, चापड़, आसपास के निशान। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर सिंह ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। किसने ओमकार को आखिरी बार देखा? वह रात को कहाँ था? कुछ लोगों ने बताया कि ओमकार को रिंकू और एक अजनबी के साथ देखा गया। संदेह की सुई रिंकू की ओर घूमी। पुलिस ने पहले शारदा को हिरासत में लिया। शारदा घबराई हुई थी, उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला। इंस्पेक्टर सिंह ने सख्ती से पूछा, शारदा सच बताओ, ओमकार की मौत का राज क्या है? तुम कुछ छिपा रही हो। शारदा पहले टाल मटोल करती रही, लेकिन पुलिस के दबाव और अपराध बोध ने उसे तोड़ दिया। उसने सब कबूल कर लिया, रिंकू के साथ अपने नाजायज रिश्ते की बात, ओमकार को पकड़े जाने की घटना और फिर हत्या की साजिश। मैं तड़प रही थी। ओमकार मुझे समय नहीं देता था। रिंकू ने मेरी बेचैनी समझी, लेकिन जब ओमकार ने हमें पकड़ लिया, मेरे मन में नफरत भर गई। मैंने रिंकू को उकसाया कि उसे रास्ते से हटाना होगा। शारदा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें पछतावा कम और गुस्सा ज्यादा था। पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार किया। रिंकू ने पहले इनकार किया, लेकिन शारदा के बयान और सबूतों के सामने टिक नहीं सका। उसने बताया कि विजयपाल को सुपारी दी गई थी। मैं शारदा को खोना नहीं चाहता था। उसने कहा कि ओमकार को हटाना जरूरी था। मैं डर गया, लेकिन विजयपाल को पैसों का लालच था। विजयपाल को सीतापुर गांव के पास पकड़ा गया। उसने भी अपराध कबूल किया। मुझे 1 लाख का वादा था। मैंने चापड़ से गला काटा। ओमकार नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 302 हत्या, 120 भी आपराधिक साजिश और 34 साझा इरादा के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान शारदा की आंखों में अब पछतावा दिख रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिंकू और विजयपाल ने भी गुनाह कबूल किया। जज ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के बाहर गांव वालों की भीड़ थी। कुछ लोग शारदा को कोस रहे थे, कुछ रिंकू की बेवफाई पर थूक रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख राम कृपाल और रामकली को था। उनका इकलौता बेटा चला गया और अब 2 नन्ही पोतियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। राम सिलावन गांव में यह घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय रही। लोग कहते शारदा ने धोखा दिया, लेकिन ओमकार भी उसे समय नहीं देता था। कुछ लोग रिंकू को गलत ठहराते, दोस्ती का ऐसा विश्वासघात। लेकिन धीरे धीरे जीवन सामान्य हुआ। राम कृपाल ने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की। रामकली ने पायल और पारुल को अपने बच्चों की तरह पाला। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी और गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन राम कृपाल की आंखों में एक खालीपन हमेशा रहा। वह अक्सर रात को तारों को देखता और सोचता, काश ओमकार ने खेती चुनी होती, काश शारदा ने धोखा न दिया होता। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, परिवार और विश्वास जीवन की नींव है। ओमकार की जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन उसे शारदा की भावनाओं को नजरअंदाज किया। शारदा ने अकेलेपन में गलत रास्ता चुना और रिंकू ने दोस्ती को धोखे की भेंट चढ़ा दिया। दूसरा, लालच और वासना इंसान को अंधा कर देते हैं। शारदा और रिंकू की गलती ने न केवल ओमकार की जान ली, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। तीसरा, अपराध का रास्ता कभी सुख नहीं देता। शारदा और रिंकू को सजा मिली, लेकिन क्या वह उनके दर्द को कम कर सकती है? हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और गलत रास्तों से बचना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगर आपने अभी तक क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।